गाइस, जय भारत। अद्वैत अचीवर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजन और हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स आती है वो आती है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग के बाद में हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ध्यान से, आईयूपीएसी में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी लगता है बच्चों को, तो ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 9 से 10 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में हम पहले शुरू करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन सोल्व करके हमारा फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे हमारा लेवल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपको जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो भी बहुत चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। हम बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग से। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आईयूपीएसी नेमिंग का। जल्दी से वीडियो पोस्ट करो और ट्राई करो कि कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बनता है, और जिन बच्चों से क्वेश्चन बन जाता है उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनसे नहीं बनता वो ध्यान से देखेंगे। चलो बात करते हैं। वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई करो और वीडियो ऑन करके वापस साथ में शुरू हो जाओ। हम बात करेंगे सर, यहां पर एक रिंग दे रखी है और रिंग में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़े हुए हैं। जब कभी भी रिंग में सब्स्टिट्यूएंट जोड़े रहते हैं तो हमारा सबसे पहला रूल होता है लोवेस्ट सम रूल का। आ रही बात समझ में? आपको देखना है कि सबसे लोवेस्ट सम रूल कहां पर लग पा रहा है। अगर आपने नंबरिंग फ्लोरीन से शुरू कर दी तो फिर लोवेस्ट जो है यहां पर टोटल जो सम रहेगा सभी के पॉइंट्स का। जैसे समझो मैंने फ्लोरीन से नंबरिंग शुरू की तो फ्लोरीन को आप दोगे 1, यहां पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल सम कर दो जल्दी से। फ्लोरीन सर 1, क्लोरीन हमारे पास 3, ब्रोमीन हमारे पास 4 और आयोडीन जो है वो 5। कितना हो जाएगा टोटल? 5 और 4 9 और 4 13। सर हमारे पास यहां पर टोटल जो सम आया है सभी का वो आया है 13। लेकिन हमें पता है सर रिंग में जब भी हम देखते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं लोवेस्ट सम रूल को। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। अगर मैं आयोडीन से शुरू करता हूं, मान लो अगर मैं आयोडीन या क्लोरीन में से किसी एक से शुरू करता हूं तो ध्यान देना, आयोडीन से मैंने नंबरिंग शुरू की। आयोडीन को मैंने दिया 1, ब्रोमीन को मैंने नंबर दिया 2, क्लोरीन को मैंने नंबर दिया 3, यहां पर 4, फ्लोरीन को मैंने नंबर दिया 5 और यहां पर 6। अगर अब यहां पर सम किया जाता है तो आयोडीन 1 प्लस ब्रोमीन 2 प्लस क्लोरीन 3 प्लस में फ्लोरीन जो है हमारे पास 5। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 और 3 8 और 3 11। सर यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है सम 11। मतलब फ्लोरीन से नंबरिंग शुरू नहीं होगी, नंबरिंग शुरू होगी आयोडीन से। आ रही बात समझ में? सर क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हाँ भैया, क्लोरीन से शुरू करोगे ना तब भी 11 ही आने वाला है। देखो क्लोरीन से मैं करता हूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्लोरीन को 1 मिलेगा, 1 प्लस ब्रोमीन को 2 प्लस आयोडीन को 3 प्लस फ्लोरीन को 5, तब भी 11 ही आने वाला है। मतलब आयोडीन से नंबरिंग शुरू करो या फिर क्लोरीन से, दोनों केस में लोवेस्ट सम रूल एज इट इज अप्लाई हो रहा है। अब लोवेस्ट सम रूल में टाई हो चुका है। आयोडीन से नंबरिंग शुरू करोगे या फिर क्लोरीन से, कैसे पता चलेगा? तो जब भी लोवेस्ट सम रूल में हमारे पास टाई हो जाता है तो हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। आ रही बात समझ में? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें पता है सर आयोडीन में तो आई आता है और क्लोरीन में जो है हमारे पास सी आता है। तो अल्फाबेटिकली सर सी पहले आता है, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी क्लोरीन को। मतलब जो नंबरिंग हमारे पास की जाने वाली है वह नंबरिंग की जाएगी किससे? क्लोरीन से। तो यहां से हम बात करेंगे एक नया नंबरिंग मैं बता देता हूं, ध्यान देना। क्लोरीन को मैंने दिया 1, ब्रोमीन को मैंने दिया 2, आयोडीन को मैंने दिया 3, यहां पर 4 और फ्लोरीन के पास हो जाएगा 5 और यहां पर 6। मतलब अब क्या बोलेंगे? 2 पे तो ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 3 पे आयोडो और 5 पे फ्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन। आ रही बात समझ में? तो देख लो 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 5 फ्लोरो एंड 3 आयोडो। अच्छा, आई और एफ में एफ पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए 5 फ्लोरो पहले लिखा हुआ है और बाद में आयोडो लिखा हुआ है। हमारे पास आ जाएगा आंसर बी। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत इजी है। हमने पहले लोवेस्ट सम रूल अप्लाई किया, लोवेस्ट सम रूल में जैसे ही टाई हो गया
हमने वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल लगा दिया। चलो बना लो जल्दी से। जिन भी बच्चों से क्वेश्चन बन गया था उन सभी को फिर से मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनसे नहीं बना था, जो टिप्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो आप साथ के साथ नोट कर लो। चलो आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है, ये जो OH दिया हुआ है ना रिंग के ऊपर, बच्चे सोचते हैं फिनोल, है ना, फिनोल देख के वो सब चीजें भूल जाते हैं और फिनोल को फंक्शनल ग्रुप मान के और यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग दे देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, यहाँ पर साइनाइड भी है और हमें पता है सर साइनाइड की जो प्रायोरिटी होती है, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, COOH होता है, फिर SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड एस्टर, है ना, ये सब हमारे पास वो होता है। अमाइड आ गया, एसिटिल क्लोराइड आ गया, वो जो हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप होता है पूरा, उसमें आप देखना वो प्रायोरिटी जो पूरी टेबल है आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो नहीं, अगर पूरी टेबल एज इट इज याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन जो है प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, कौन नीचे आता है। तो हमें पता होना चाहिए साइनाइड और OH में सर साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आ रही बात समझ में? और जब साइनाइड हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है तो हम इसे बोला जाता है नाइट्राइल। क्या बोला जाता है? नाइट्राइल। तो यहां पर हम बात करेंगे साइनाइड जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग शुरू की जाएगी। बोलते ना अमिताभ बच्चन, जहां से मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो वैसा ही है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप खड़ा हो जाता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, चाहे तुम लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कर पाओ या नहीं कर पाओ। आ रही बात समझ में? तो यहां पर तो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। पिछले वाले में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले वाले में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। आ रही बात समझ में? हेलोजेंस हो जाए, इनको अपन नाइट्रो दिया हुआ है, इनको अपन फंक्शनल ग्रुप नहीं मान के चलते, हम फंक्शनल ग्रुप किन्हें बोल के चलते हैं? OH हो गया, साइनाइड हो गया, CHO एल्डिहाइड कीटोन, इसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। चलो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूं तो नंबरिंग हो गया साइनाइड से 1, उसके बाद हम जाएंगे 2 पे, ताकि लोवेस्ट सम रूल भी अप्लाई होता चले। 1 2 3 4 5 एंड 6। जल्दी से बता दो सर, 2 पे तो ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? जब OH अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो ओल आता है सफिक्स, और जब ये अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया हुआ है तो फिर हम लेके चलेंगे प्रीफिक्स, जो कि होता है हाइड्रोक्सी। तो हम बोलेंगे 2 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल बोल दो या फिर बेंजीन कार्ब नाइट्राइल बोल दो, बात एक ही है। हरी बात समझ में? तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। इसमें भी आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, मतलब फिनोल वाला जिसने भी ट्राई किया है वो गलत हो जाएगा, है ना। बच्चे OH देख के सबसे पहले फिनोल ही सोचते हैं, जो कि नहीं सोचना है, जो कि नहीं सोचना है। और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको कभी भी इसका जुड़वा भाई JEE मेंस लेवल पे कभी भी आया, मतलब कभी भी आपको दिख सकता है। चलो बना लो इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना। बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है सर? यहां पर COOH 1 2 और 3, यहां पर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? और ध्यान से समझना, अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर 2 से ज्यादा ऐसे जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझना, अगर मान लो 1 2 3, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो अब मुझे बताओ, अगर आपने नंबरिंग किया भी ना, जैसे 1 2 3 4, अगर आपने इन दोनों को कंसिडर किया प्रिंसिपल चेन में, तो ये वाला COOH जो है वो बुरा मान जाएगा। हरी बात समझ में? अगर आपने सोचा कि नहीं भैया इसे रहने दो, इसे ले लेते हैं ताकि चेन हमारी लंबी हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन बड़ी हो जाएगी, तो फिर ये बीच में जो COOH है ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये भी तो हमारा मुखिया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। हरी बात समझ में? तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि 2 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी को भी नाराज नहीं करते हैं, उन तीनों को ही
उन तीनों को ही प्रिंसिपल चेन से हटा दिया जाता है, उन तीनों को ही प्रिंसिपल चेन से हटा दिया जाता है और इनका है ना स्टार सफिक्स यूज किया जाता है। ये रूल आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या नहीं याद आ रहा है तो रिवीजन कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो उन तीनों को ही अपन हटा देते हैं प्रिंसिपल चेन से। प्रिंसिपल चेन अब क्या हो जाएगी, 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हो जाएगी हमारे पास 1, 2 एंड 3, मतलब ये 3 कार्बन की जो प्रिंसिपल चेन है यही हमारी प्रिंसिपल चेन रहेगी। और 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों COOH जो है इन्हें हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे, मतलब और इनके लिए हम स्टार सफिक्स यूज करते हैं। स्टार सफिक्स क्या होता है इसका, सर इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये प्रिंसिपल चेन में शामिल होता तो ओइक एसिड बोलते, अगर ये प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं है तो हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। आ रही बात समझ में, तो बताओ जल्दी से, यहां पर 1, 2, 3 कार्बन है तो हम बोल देंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर अच्छे से। अब आ जाओ हमारे इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। सर यहां पर हमें ध्यान दो, 1, 2 और 3 COOH डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं नंबरिंग देता हूं 1, 2 और 3, और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 2 पे OH भी जुड़ा हुआ है और COOH भी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम क्या करेंगे 1, 2, 3 इसे तो बोल देंगे प्रोपेन, 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, मतलब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही बात समझ में, देख लो किसमें ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से आंसर बी है। हो जाएगा ये, बना दो जल्दी से। आप किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब सॉरी, अगर जब 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो तीनों को ही अपन हटा देते हैं, प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि किसी भी 2 को किया, तीसरे को प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा और हम किसी को नाराज नहीं करने वाले। हो जाएगा ये। तो बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिखेगा, जरूर आपने देखा होगा। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इसका नाम आप जानते होंगे जरूर, इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल बोला जाता है, नॉर्मल नाम जो इसका होता है। और बात करते हैं इसका जो IUPAC नेम है, तो 1, 2, 3 हम बोलेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। आ रही बात समझ में, यही तरीके का यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है और ये वाला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मार्केट में दिख सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में बहुत इजी है, लेकिन बच्चे यहां पर नंबरिंग करने में बहुत गलती करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, जल्दी से वीडियो पोस्ट करो और नंबरिंग करके ट्राई करो क्या आपकी नंबरिंग सही आती है या फिर गलत होती है। आई होप सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। तो जिन बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आएगा उन सभी के लिए ऑलरेडी एडवांस में कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं बना है वो ध्यान से समझेंगे। ध्यान दो, अगर जब कभी भी रिंग में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अब एक से ज्यादा का मतलब क्या है, देखो समझो, यहां पर रिंग में डबल बॉन्ड आया हुआ है, अरे बात समझ में, डबल बॉन्ड आया हुआ है और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो अगर डबल बॉन्ड के साथ में ही सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, अगर रिंग में डबल बॉन्ड हो और उसके साथ में ही एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो फिर नंबरिंग हम जो है वहीं से शुरू करते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग शुरू कहां से होगी, सर इस वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी 1। अब बात करते हैं क्या 2 में यहां पर चल जाएंगे क्या, नहीं 2 पे वहां नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बना हुआ है, अगर तुम उधर चल गए तो ये वाला कार्बन नाराज हो जाएगा, भैया तुमने मेरी तो सुनी नहीं, कुछ मेरी प्रायोरिटी की वैल्यू तो तुमने रखी ही नहीं। मतलब हमें जो है, अगर डबल बॉन्ड की वहां की बात करते हैं, यहां से हमने नंबरिंग शुरू किया तो पहले डबल बॉन्ड को नंबरिंग दो, उसके बाद दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने नंबरिंग यहां से किया 1, तो यहां पर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब 5 पे हमारे पास जुड़ा हुआ है इथाइल, 1 पे हमारे पास जुड़ा हुआ है मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और हमारे साइक्लोहेक्स, और यहां पर 1 पे इन। आ रही बात समझ में। तो देख लो जल्दी से, मिथाइल में M और इथाइल में E। सर इथाइल पहले आता है, तो 5 इथाइल
1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 पे इन। अब देख लो किसमें आ रहा है ये 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन। फिर से हमारे पास आंसर बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर रिंग के साथ में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के पास में सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। और जब कभी भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है एक कार्बन, भाई डबल बॉन्ड जो होता है 2 कार्बन के बीच में होता है, आ रही बात समझ में। अगर एक को नंबरिंग दे दी तो तुम्हें ऐसा नहीं कि इधर बॉन्ड है तो इधर पहुंच जाओगे, नहीं भैया, ये वाला कार्बन नाराज हो जाएगा। हमें किसी को नाराज नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। हम बोलेंगे नंबरिंग अगर यहां पर 1 दिया है तो जस्ट बाजू वाले कार्बन को हमें नंबरिंग 2 देना पड़ेगा। क्लियर अच्छे से, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को पहले नंबरिंग देंगे, फिर अपन किसी और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचेंगे। हो जाएगा ये, तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या दिया हुआ ये सर, अगर इस स्ट्रक्चर का मैं बात करूं तो इसे कॉमन नाम जो है बहुत ज्यादा फेमस नाम है। कॉमन नाम भी इसका लिख देना जल्दी से। इसका कॉमन नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, आ रही बात समझ में, सैलिसिलिक एसिड लिख दो जल्दी से, सैलिसिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नाम होता है। अरे बात समझ। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, तो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ध्यान दो, यहां पर OH और यहां पर COOH है, और बता दो जल्दी से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सर COOH तो सभी के पिताजी है, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होने वाली है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। हम बोल देंगे सर 6 पे क्या है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, ऐसे दे देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर आपने तो 6 दे दिया, जबकि आपको नंबरिंग तो उधर से करनी चाहिए थी। क्या बोलेंगे, COOH को 1 देंगे, OH को 2 देंगे, यहाँ 3, 4, 5 एंड 6। ध्यान से समझेंगे, जब हम रिंग की बात करते हैं तो लोवेस्ट सम रूल जरूर अप्लाई होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे 1 और 2 पे हाइड्रोक्सी, और यहां पर इस पूरे को हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, पूरा बेंजीन के ऊपर COOH होता है, उसे हम बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। तो याद रखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का दूसरा जो कॉमन नाम होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और आपने ये वाला जो प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड बहुत बार बनाया होगा जरूर। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, पढ़ाया था। और अच्छा, ऑर्गेनिक में आपने जरूर पढ़ा होगा कि इस जो सैलिसिलिक एसिड है इसमें, या जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसकी प्रिपरेशन फिनोल से ही की जाती है। आपने जरूर 2 मेथड के नाम सुने होंगे। अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा वो भी रिवाइज करवा देता हूं आपको, क्योंकि अब तो आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो रिवीजन कर रहे हैं हम, आपको पूरी केमिस्ट्री याद होनी चाहिए। हमने यहां पर बात की हुई थी, जो फिनोल है, अगर फिनोल की रिएक्शन करवा दी जाए CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, और लास्ट में अगर मैं वाटर डाल दूं H3O पॉजिटिव, तो हमारे पास सर यहां पर रिमर-टिमान रिएक्शन होती है, ऑर्थो पोजीशन पे COOH जुड़ जाता है। आ रही बात समझ में। एक तो रिमर-टिमान रिएक्शन के द्वारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, और एक रिएक्शन होती है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं सर, CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं, बेसिक मीडियम लेके चलते हैं। क्योंकि बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं क्योंकि CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसका अटैक वहां पर नहीं हो पाता, इसलिए पहले फिनोल को फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देने के लिए हम बेसिक मीडियम लेके चलते हैं, तो भी हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। मतलब ये जो CO2 है ऑर्थो पोजीशन पे COOH बन के चिपक जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ा है उन्हें दोनों रिएक्शन अच्छे से याद होगी, एक तो रिमर-टिमान रिएक्शन और दूसरी कोल्बे रिएक्शन। आई होप आपको याद होगा अच्छे से। चलो, ये हो गया हमारे पास। ये कॉमन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक एसिड। आईयूपीएसी नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो मुझे लेना भी नहीं था, लेकिन चलो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करके जल्दी से आंसर दो। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। जिन भी बच्चों से बन गया उन सभी के लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनसे नहीं बना ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हंसी मजाक करते हुए मस्ती में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, सब समझ में आता जाएगा।
चलो बात करते हैं। यहां पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये है COOH, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है अच्छे से? नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। वो बोलते ना जहां पर हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो फंक्शनल ग्रुप भी वही बोलते हैं, जहां पर हम खड़े हो जाते हैं नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम डबल बॉन्ड लेके आओ, चाहे तुम ट्रिपल बॉन्ड लेके आओ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उन सबसे भी ज्यादा होती है। पता है आपको? अच्छे से पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं। यहां पर इस वाले कार्बन को मैंने दे दिया नंबरिंग 1, इस वाले कार्बन को मैंने दे दिया 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5, 6 एंड 7। ये जो लास्ट में है यहां पर मैंने 7 कार्बन नंबर दे दिया इसे। अब ध्यान से दो, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, देखो ये 2 पे मिथाइल है और यहां पर 6 पे भी मिथाइल है। 2,6 डाई मिथाइल किस में दिया हुआ है? क्या 2,6? बस आ गया आंसर आपका, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। 2,6 डाई मिथाइल हो गया। फिर क्या बोलेंगे? 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं तो हेप्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एक से ज्यादा बार आते हैं तो हेक्स नहीं बोलते, हेक्सा बोलते हैं, ब्यूट नहीं ब्यूटा बोलते हैं। ब्यूटा 1,3 डाई इन पढ़ा होगा जरूर आपने, है ना? तो वही बात कर रहे हैं। 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा और 1, इधर समझो 2,5 डाई इन, और यहां पर 1 पे ओइक एसिड। आ रही बात समझ में? तो आ जाएगा हमारा आंसर पहला, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा, 2,5 डाई इन, 1 ओइक एसिड। क्लियर अच्छे से? चलो बना लो, ये तो बहुत इजी था, सभी से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो कि क्या आपका IUPAC नाम सही आता है। अब बच्चे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे यहां पर लोवेस्ट सम रूल वाला रूल अप्लाई करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर लोवेस्ट सम रूल जो हमेशा लगता है क्या? सोचो, जल्दी से सोचो, क्या लोवेस्ट सम रूल हमेशा लगता है? तो मैं बोल दूंगा नहीं, हमेशा नहीं लगता है, कुछ और रूल्स भी उसके आगे आते हैं। पहले जल्दी से अपने हिसाब से जो भी नाम इसका आ रहा है ट्राई करो, फिर वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो, और वीडियो ऑन करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखो और मैच करो क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत। चलो ध्यान देंगे। मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा अभी। तो अब बात करते हैं इसमें नंबरिंग की। सबसे ज्यादा मेन इसमें जो बात है वो है नंबरिंग की। नंबरिंग किसमें होगी? नंबरिंग क्या मैं यहां से दूंगा 1, 2, 3, तो बच्चे मैक्सिमम बच्चों ने यहीं से नंबरिंग दिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है सर रिंग है और लोवेस्ट सम रूल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पर लोवेस्ट सम रूल नहीं लगेगा, उससे पहले प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी? अगर रिंग में, ध्यान से समझो, अगर साइक्लिक रिंग दे रखी है और उसमें एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, अगर साइक्लिक रिंग है और किसी एक कार्बन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। आ रही बात समझ में? जैसे एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर यहां पर रिंग में कहीं पर डबल बॉन्ड है, उसके पास में सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। ऐसे ही एक रूल ये भी है कि अगर मान लो रिंग में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं किसी कार्बन पे, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। आ रही बात समझ में? तो यहां पर नंबरिंग शुरू होगी सबसे पहले इस वाले कार्बन से, मैंने दे दिया उसे 1। अब तुम्हारी मर्जी पड़े तो इसे 2 दो, चाहे इसे 2, तुम्हारी मर्जी, बात एक ही है, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे है। तो मैं यहां पर इसे 2, 3, 4, 5 एंड 6 देता हूं। अब तो जल्दी से बना दो आंसर। क्या बनेगा सर? 1, 1, 2, 6, है ना? सभी जगह मिथाइल है, ये भी मिथाइल 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 मिथाइल, 4 बार मिथाइल है सर। तो 1, 1, 2, 6 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। बना दो जल्दी से, जल्दी से सभी बना दीजिए। और ये अभी 1-2 क्वेश्चन और हम IUPAC के पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको इन सब में भी एंजॉय आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे का दिमाग घुमा सकते हैं और उसके बच्चे के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं। चलो बना लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या सर हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा कि रिंग के ऊपर एक कार्बन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो वहीं से नंबरिंग शुरू होगी? तो वो भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होगा? चलो आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब हमने क्या किया, एक कार्बन के पास जो यहां पर पहले मिथाइल लगा हुआ था ना, मिथाइल की जगह मैंने जोड़ दिया फंक्शनल ग्रुप OH। और हमें पता है सर जहां पर फंक्शनल ग्रुप शुरू जुड़ जाता है, जहां पर मुखिया जो है, मुखिया समझ में आता है ना, घर परिवार का जो मुखिया होता है, ऐसे ये हमारे मुखिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जहां कहीं पर भी ये शुरू, यहां पर जहां पर भी ये खड़े हो जाते हैं, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, सारे रूल्स धराशायी हो जाते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो भैया नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। अरे बात समझ में? तो पहले तो ये नहीं था, केवल मिथाइल दिया हुआ था। अगर मिथाइल दिया हुआ था तब तो हमने बोला नंबरिंग जो है कहां से शुरू होगी, इस वाले कार्बन से। लेकिन अगर यहां पर मुखिया बैठ गए तो भैया मुखिया आ चुका है, अब जो है किसी का बस नहीं चलेगा, अब केवल उसी की चलेगी जो कि मुखिया है, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब हम बोलेंगे नंबरिंग कहां से शुरू होगी, तो सर नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर अच्छे से? अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है रिंग में कहीं पर तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी जहां से वो नजदीक पड़ेगा। तो यहां 1 पे ही नजदीक है वो, तो 1 पे शुरू होगी। अब बताओ जल्दी से सर, यहां पर नंबर आएगा 2,2,3। ट्राई मिथाइल लिख दो जल्दी से, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और 1 पे ओल, 1 पे ओल। आ रही बात समझ में? और कहीं पर ये हटा के डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेनोल भी लिख देते हैं, एक ही बात है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो जल्दी से 2,2,3 साइक्लोहेक्सेन 1 पे ओल। ये हो गया हमारा एक और अच्छा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, आपको केवल और केवल प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर वो पता है तो फिर आपको इसका आंसर आ जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन ही बचे हुए IUPAC के, उससे ज्यादा अपन नहीं लेने वाले, है ना। ये मैक्सिमम जो आपका हो चुका है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी मिलेगी, सर एल्डिहाइड दिया हुआ है और अमाइन नहीं सर, अमाइन तो OH से भी नीचे आता है, हम तो प्रायोरिटी देंगे किसे, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी जो है, आप टेबल पूरा अच्छे से देख लेना, आपको पता रहेगा और याद होना चाहिए। अगर IUPAC नेमिंग आपको बनानी है, आपको प्रायोरिटी टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए। किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है, किसका स्टार सफिक्स क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं। यहां पर सर मैं नंबरिंग शुरू करूंगा, COOH जहां से पास पड़ेगा, ये जो एल्डिहाइड है जहां से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग शुरू करूंगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। जल्दी से बता दो सर, हमारे पास दिया हुआ है 2 पे नाइट्रो, 4 पे क्या बोलेंगे सर CH2, ये दिया हुआ है CH2OH, है ना। ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के पास में OH जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे CH2OH, मतलब बोलेंगे मिथाइल हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी मिथाइल, एक ही बात है। अरे बात समझ में, मिथाइल हाइड्रोक्सी बोल देंगे उसे। और यहां पर 5 पे अमीनो, तो हमारे पास अब बनेगा क्या, जल्दी से बता दो सर, 2 पे नाइट्रो, 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल या मिथाइल हाइड्रोक्सी, फिर हम बात करेंगे यहां पर 5 पे अमाइन, अमीनो, अमीनो बोलेंगे। हरी बात समझ में। और ये हो जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। जल्दी से देखो कहां पर दिया हुआ ऐसा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल दो या बेंजेल्डिहाइड बोल दो, दोनों नाम एक ही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ध्यान देना। 2 पे नाइट्रो कहां दिया हुआ है, 2 पे नाइट्रो ये रहा, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 पे अमीनो बेंजेल्डिहाइड। तो समझो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने आपसे केवल और केवल नंबरिंग पूछी है, क्योंकि दो कहीं पर भी नाइट्रो 2 पे दिया ही नहीं है, एक ही जगह पर 2 पे नाइट्रो है। अरे बात समझ में। तो इतना टाइम पूरे में मत बताना, इतना नहीं टाइम है ही नहीं, देना ही नहीं है आपको। देखना है सबसे पहले नंबरिंग। अगर आपने नंबरिंग सही से कर दी प्रायोरिटी वाइज, तो आपका 80% चांसेस वैसे ही है कि आपको ऑप्शन देख के आंसर टिक कर देना पड़ेगा, हो जाएगा। ये बहुत इजी है हमारा ये क्वेश्चन। हमने केवल ऑप्शन देखा 2 पे नाइट्रो दिया हुआ है, एक ही जगह ऐसा है, चारों ऑप्शन में एक ही जगह ऐसा है। अच्छा 2 नाइट्रो यहां पर भी था, अच्छा 2 नाइट्रो यहां पर भी था, 5 पे अमीनो, 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, यहां पर क्या था 2 नाइट्रो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 अमीनो। अच्छा यहां पर आपसे बच्चों ध्यान दो, यहां पर आपसे IUPAC नेमिंग ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पूछा है, ठीक है, सॉरी, है ना। 2 नाइट्रो दिया हुआ था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आता है, हमें समझ में आ रहा है,
ए पहले आता है तो 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल और 2 पे नाइट्रो, एन बाद में आता है। तो सॉरी, हमारा जो आंसर ए नहीं होगी, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आ रही बात समझ में, हमारा आंसर आ जाएगा सी। जल्दी से बना लो इसे। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 2 नाइट्रो यहां भी दिया हुआ है, कहीं और दिया था, हाँ सर यहां पर भी 2 नाइट्रो दिया हुआ था, उसने छुपा के दिया हुआ इसलिए दिखा नहीं वो, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे 2 नाइट्रो दिया हुआ है, 5 अमीनो दिया हुआ है, हाइड्रोक्सी मिथाइल दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल और केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अरेंजमेंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर ए पहले आता है और एन बाद में आता है। आ रही बात समझ में, इसलिए अमीनो पहले लिखा है और नाइट्रो जो है वो बाद में लिखा है। हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लास्ट है हमारा आईयूपीएससी नेमिंग का लास्ट, और जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से बना के देखो कितनों का आंसर एकदम सही आता है। लास्ट है आईयूपीएससी का क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। चलो लिखो इसे जल्दी से। बना लिया सभी ने? चलो, मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट रहा होगा कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसे प्रायोरिटी दी जाए। तो आपको जरूर मैंने पहले क्लास में बताया है कि जब कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एग्जैक्ट टाई हो जाए, एग्जैक्ट टाई है ना, पहले तो देखो एग्जैक्ट टाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर एग्जैक्ट टाई, जैसे मैंने यहां से नंबर दिया 1 2 3, 3 पे मिथाइल, अरे बात समझ में, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, इधर से भी सर इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दोनों बार में एग्जैक्ट टाई हो रहा है। इधर से भी 3 पे मिथाइल, उधर से भी 3 पे मिथाइल, अरे बात समझ में, इधर से भी पहले पे इन, उधर से भी पहले पे आइन, तो यहां पर तो सर एग्जैक्ट टाई हो रहा है। तो जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एग्जैक्ट टाई हो जाता है, एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट टाई हो जाएगा, तो फिर हम जो है इन को प्रायोरिटी देंगे। इन में ई आ रहा है और आइन में वाई एन ई आता है, वाई, तो इन वाले को हम प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। आ रही बात समझ में? तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी सर? नंबरिंग यहां से शुरू होगी जहां पर डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 बच्चे बोल रहे हैं कि सर इधर जाने में क्या दिक्कत है? नहीं भैया, डबल बॉन्ड को भले तुम प्रिंसिपल चेन को छोटी कर दो, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मना नहीं करना है ना, ध्यान देना। वो भी हमारे भले ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो लेकिन सेकेंडरी तो है। अरे बात समझ में, मतलब हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है पहले तो एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल ये सब होते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जो हमारे मुखिया होते हैं, इनको भी नाराज नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर चेन जो है, अगर यहां पर जो समझो 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहां पर 8 भी मैं कर देता ना, तब भी मैं उसे छोटा बोल देता, मैं 7 मेंबर की रिंग को ही प्रिंसिपल चेन बोलता। क्यों? क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी नाराज नहीं करना है। चाहे रिंग जो है प्रिंसिपल चेन तुम्हारी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन इन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं, उनको नाराज नहीं करेंगे। चलो बात करते हैं अब आईयूपीएसी नेम क्या बचा सर? 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल और 4 पे 1 2 3, 4 पे प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? 4 पे प्रोपाइल। तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्रोपाइल, पी आ रहा है और यहां पर एम आ रहा है, तो MnOP, पी तो बाद में आता है, एम पहले आता है, तो हम बोलेंगे 3,5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल, 7 कार्बन तो हेप्ट। अब देख लो कहां पर दिया हुआ है, 3,5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट, 1 पे इन और 6 पे आइन। बस आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। बना लो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखेंगे चाहे प्रिंसिपल चेन छोटी हो जाए लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एग्जैक्ट टाई हो जाएगा, एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट टाई हो जाता है तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें इन आ रहा है, ई आ रहा है और आइन में वाई आ रहा है। हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास आईयूपीएससी का रिवीजन। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया है। अब हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलो उसे भी शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमंग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो ध्यान दो, ध्यान से समझेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे देखेंगे? तो भैया हमने आपको जब पढ़ाया था टोटोमेरिज्म पढ़ाया था, तो हमने टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस भी बताया था। क्या डिफरेंस होता है याद करो। हमने टोटोमेरिज्म को नाम दिया था हाइड्रोजन का डांस। क्या दिया था? हाइड्रोजन का डांस। मतलब हमने बोला था टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन
एक एटम से उठ के दूसरे एटम की तरफ भागती है, इधर से उधर डांस करती है, पढ़ा था हमने। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेजोनेंस में केवल बॉन्ड्स जो है वो इधर से उधर जाएंगे, या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन्स जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो इधर से उधर मूव करेंगे, एटम्स इधर उधर नहीं भागेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें देखना है चारों में से कि कौन से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और कौन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो आपको क्या देखना है? आपको सिंपल ही देखना है कि एटम्स का आपस में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, केवल पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ध्यान दो। यहां पर बात करते हैं कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर देखो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। मतलब सर यहां पर एटम्स का बॉन्डिंग चेंज हो गया, बॉन्डिंग पैटर्न सेम रहना चाहिए। हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ जुड़ी थी, बाद में भी कार्बन के साथ ही जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं सर यहां तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन कार्बन से उठ के पहुंच गई ऑक्सीजन के पास। सर ये तो रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ये हमारा रेजोनेंस नहीं है। समझ में आता है? आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहां पर सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखो सर, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई थी, यहां पर भी सेम है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी सेम है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, वो भी सेम है। बॉन्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आया है, बॉन्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आया है। सिंपल जो है देखो, समझो हुआ क्या है, सिंपल ये हुआ है सर, ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहां पर दिए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो गए। अरे बात समझ में? तो जैसे ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहां पर दिए, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? क्या इन दोनों में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज हुई है? हाँ सर, केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, एटम का ट्रांसफर नहीं हुआ, एटम इधर से उधर नहीं भागा है, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा। इसमें देखो जल्दी से सर, पहले हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी, अब देखो हाइड्रोजन अभी भी कार्बन के साथ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन अभी क्या हुआ सर, ऑक्सीजन उठ के कहां पहुंच गई? कार्बन के पास। तो सर ये तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट पहले से ध्यान रखेंगे, क्या प्रायोरिटी है रेजोनेंस में, क्या कंडीशन है? एटम्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एटम्स का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो एज इट इज रहना चाहिए, तो ये रेजोनेंस नहीं होगा। सेम केस यहां पर भी देख लो, हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई थी, बाद में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, ये भी रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? केवल और केवल बी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आइसोसाइनिक एसिड। क्या दिया हुआ आइसोसाइनिक एसिड में? आइसोसाइनिक एसिड के हमारे क्या दिया हुआ है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। स्टेबिलिटी बतानी है, जल्दी से स्टेबिलिटी बतानी है। तो क्या हमने बात की थी? हमने रूल्स पढ़े थे काफी सारे, रिवाइज करो जल्दी से रूल्स। हमने बोला था सबसे पहले हम देखेंगे सर पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो हम देखेंगे ऑक्टेट, ऑक्टेट किसमें कंप्लीट है ज्यादा एटम्स का। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कौन न्यूट्रल है और कौन चार्ज है। न्यूट्रल की स्टेबिलिटी चार्ज वालों से ज्यादा होती है। अगर चार्ज भी सेम है सभी में तो हम बात करेंगे किसमें पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है और किसमें नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है। आ रही बात समझ में? तो हमने बात भी की थी पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। समझ में भी आता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पहले रूल की, पाई बॉन्ड्स देखो, पाई बॉन्ड्स देखो, यहां पर एक और एक दो, सर दो पाई बॉन्ड है, यहां पर भी एक और एक दो, दो पाई बॉन्ड है, यहां पर भी दो पाई बॉन्ड है। सर पाई बॉन्ड में तो टाई हो चुका है, पाई बॉन्ड्स में टाई हो चुका है। आ रही बात समझ में? दूसरी बात करते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन की बात कर लेते हैं। सर यहां तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट की बात नहीं होगी, उसके लिए ड्यूप्लेट की बात होगी। आ रही बात समझ में? यहां पर देखो सर, यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसे देखते हैं? हर एटम के पास में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि सबके पास हैं। देखो इसमें मैं इसमें बता देता हूं। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से और 3 बॉन्ड यहां बना दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 6 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट की टेंशन नहीं है। आप तो वैसे भी जनरली क्या देखा करो, सबसे पहले पाई बॉन्ड्स और उसके बाद न्यूट्रल और चार्ज देख लिया करो, सबसे पहले आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं सर डबल बॉन्ड सभी में सेम है, ये न्यूट्रल है और ये दोनों चार्ज है, तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी चार्ज वालों से तो ज्यादा होगी, मतलब पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी।
अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कैसे देखना है तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर सर अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज सर यहां पर भी एक प्लस और एक माइनस है, यहां पर भी एक प्लस और एक माइनस है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है। तो फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव कहां पर प्रेजेंट है और नेगेटिव कहां पर प्रेजेंट है। सर यहां पर पॉजिटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्रेजेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव है, तो नहीं सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मैं बोलता हूं ज्यादा लालची है, ज्यादा लालची के पास में गरीबी नहीं सर, वो झेल ही नहीं पाएगा, वो हाईली अनस्टेबल है। जो कम गरीब है उसके ऊपर जो है आप गरीबी दे सकते हो, आ रही बात समझ में। और जो नेगेटिव चार्ज है उसे मैं बोलता हूं 2 नंबर का पैसा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो जो ज्यादा लालची है, वो 2 नंबर के पैसे को अच्छे से अपने पास होल्ड कर सकता है। ये हमने बातें सब की हुई है क्लास में, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, 2 नंबर का पैसा ज्यादा स्टेबल है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हमने देखा सर यहां तो पॉजिटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ गया, वो गलत है, वो कम स्टेबल होगा। यहां पर पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है और नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड, देन सेकंड। मतलब हमें अल्टीमेटली ये याद रखना है कि गरीबी जो है ना, गरीबी अगर ईमानदार के ऊपर आ जाएगी तो वो झेल पाएगा, लेकिन अगर गरीबी किसी लालची के इंसान के ऊपर आ गई तो वो फिर उसे झेल नहीं पाएगा। ये भी आपको अपनी लाइफ में याद रखना चाहिए। तो ये हमारा रूल्स यहां पर आ गए। सबसे पहले पाई बॉन्ड्स देखेंगे, ऑक्टेट देखेंगे, उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज देखेंगे, कौन न्यूट्रल है कौन चार्ज है, किसमें चार्ज ज्यादा है, चार्ज भी सेम है। तो फिर हम देखेंगे पॉजिटिव किसके ऊपर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव है तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। हमारे पास 12 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इन विच डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज किस में होगा, डीलोकलाइजेशन क्या होता है पढ़ा है हमने। डीलोकलाइजेशन मतलब होता है रेजोनेंस, आ रही बात समझ में, रेजोनेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज का अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे हम बोल देंगे डीलोकलाइजेशन। तो यहां पर जल्दी से बताओ, क्या एनिलीनियम आयन में डीलोकलाइजेशन हो पाएगा पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में जा पाएगा। बच्चे सोच रहे हो हाँ सर जा सकता है ना, जा सकता है। देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव है तो सर यहां तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, सही बात है कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन होने के बाद मुझे बताओ अगर ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है तो नाइट्रोजन के पास यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, आ रही बात समझ में। अगर डबल बॉन्ड बना तो इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। कैसे, देखो ये एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ था, ये वाला बॉन्ड पहले से बना हुआ था, दूसरा यहां बन गया 2 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ी हुई है, टोटल 5 बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना पाएगा, कतई नहीं बना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। हम बोलेंगे सर एनिलीनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता है, अरे बात समझ। अगर कोई तुमसे बोले ये एनिलीनियम आयन है, एनिलीनियम आयन, इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये पाई बॉन्ड ऊपर रेजोनेंस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, एज इट इज, क्लियर अच्छे से। लेकिन ये जो रिंग है ना, रिंग, ये रिंग में पाई बॉन्ड्स ये तो आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो ये जो है आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं। एक बार पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंटी क्लॉकवाइज है और एक बार हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस तरीके से बेंजीन की रिंग तो आपस में रेजोनेंस कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ये पाई बॉन्ड यहां जाने लगेगा, यहां पर 5वां बॉन्ड बनेगा, 5वां बॉन्ड नाइट्रोजन बना ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। हमने बात की हुई है, कहां पर की हुई है, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। NH3 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, अच्छे से समझना। सेम केस यहां पर भी होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर जाने लगेगा, नाइट्रोजन के पास 5वां बॉन्ड बनेगा जो कि नहीं बन पाएगा। यहां भी आंसर नहीं है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्लियर अच्छे से। आगे बात करते हैं इस वाले में, इसमें भी क्या बोलेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, ऐसे ही होता है ना रेजोनेंस, तो कैसे होता है, पॉजिटिव आया हुआ है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स
लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें पता है सर जैसे ये डबल बॉन्ड बनने लगेगा ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन कभी भी अपनी लाइफ में 4 बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। तो याद रखेंगे यहां भी रेजोनेंस नहीं है। यहां पर सर यहां पर तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और अगर मैं इसे हटा दूं तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से ट्रोपोलियम आयन होता है। आ रही बात समझ में? ये तो एरोमेटिक होता है सर। तो ये तो जो है रेजोनेंस कर पाएगा क्योंकि कार्बन के पास जैसे ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन तो 4 बॉन्ड बहुत इजीली बना सकता है और ये पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पॉजिटिव आएगा। सर कार्बन इजीली रेजोनेंस कर पाएगा। तो कार्बन वाले केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो पाएगा, बाकी किसी भी केस में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हो जाएगा ये? बना लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे। आगे हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले तो जल्दी से कंपाउंड को पहचानो, कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है बताओ जल्दी से। सर एक बेंजीन की रिंग होती है तो बेंजीन बोला जाता है, 2 बेंजीन की रिंग होती है तो नेफ्थलीन बोला जाता है, 3 हो तो एंथ्रासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथ्रासीन बोला जाता है। एंथ्रासीन की ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं स्टेबिलिटी नहीं, किसमें ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी तो भी बात एक ही है ना, ध्यान दो। वैसे मैं अभी बात करता हूं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का आंसर वहां से देंगे जहां पर ज्यादा एरोमेटिक रिंग बन पा रही है। कैसे दिया जाएगा? ध्यान देना, जब कभी भी ऐसे रिंग देके आपको पूछा जाए कौन सी रिंग की ज्यादा स्टेबिलिटी है तो याद रखेंगे उस रिंग की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है जिसमें बेंजोइड रिंग ज्यादा होती है, मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग ज्यादा होती है। क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिक रिंग ज्यादा होती है। समझो अगर मैं इसे हटा दूं तो ये वाली रिंग एरोमेटिक बन रही है। हाँ सर बन रही है, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, ये पूरी एक रिंग जो है एरोमेटिक है। क्या बीच वाली रिंग एरोमेटिक है? नहीं सर, बीच वाली नहीं हो रही है क्योंकि देखो समझो अगर मैं ये दोनों हटा दूं तो बीच वाली रिंग का रेजोनेंस पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे रिंग जो पूरा एक अपने आप में एरोमेटिक हो रही है उसे हम बोलते हैं बेंजोइड रिंग, बेंजोइड बोलते हैं। अरे बात समझ में? तो यहाँ बीच वाले में देखो, सेकंड वाले में अगर मैंने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया तो ये वाली रिंग जो है एरोमेटिक बन पा रही है, बेंजोइड बन पा रही है। अगर मैंने ये दोनों हटा दिए तो बीच वाली रिंग में, बीच वाली रिंग के लिए बोल रहा हूं, एक पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, पूरी इस रिंग में रेजोनेंस हो पा रहा है। मतलब इस रिंग में 2 बेंजोइड रिंग्स हैं। अरे बात समझ में? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें एक ही था, इसमें स्टेबिलिटी कम रहेगी। सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस एनर्जी की भी बात की जाए तो भी हम बोल देंगे इसकी रेजोनेंस एनर्जी उस वाले से तो ज्यादा होगी। ठीक, आगे बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। यहां पर भी सर ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो रही है। अरे बात समझ में? बेंजोइड बन रही है और ये वाली जो रिंग है ये वाली भी बेंजोइड बन रही है। 2 रिंग बन रही है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 2-2 रिंग जो है बेंजोइड बन रही थी। दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं, यहां पर क्या है सर? यहां पर ये वाली रिंग जो है बेंजोइड बन पा रही है। देखो अपने आप में एरोमेटिक बन पा रही है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई दूसरी बन पा रही क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलेंगे? सेकंड थर्ड में 2-2 रिंग ज्यादा एरोमेटिक थी, बेंजोइड बन पा रही थी, बेंजोइड रिंग बन पा रही थी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फर्स्ट और फोर्थ में एक बन पा रही थी, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देख लो, सेकंड थर्ड बराबर है, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी बराबर है और ज्यादा है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं, शायद टाइपिंग में मिस्टेक है वो। आपको इसे ऐसा कर दो, ऐसे कर दो, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी बराबर है, फर्स्ट और फोर्थ की स्टेबिलिटी बराबर है, लेकिन सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट और फोर्थ से। हमारा आंसर आ जाएगा डी। इसे ऐसा कर दो, बाकी वो टाइपिंग मिस्टेक है, टेंशन नहीं लेना। थर्ड और फोर्थ दोनों जो है वो बराबर कर दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। बना लो इसे, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जल्दी से इन सभी को देख के हमें बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो हमें याद रखेंगे हमारी ट्रिक CPC। क्या बोलेंगे? जब भी सर हमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखना होता है हम यूज करेंगे हमारी ट्रिक CPC। क्या होता है CPC? साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए
और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो, अगर सीपीसी है तो हम बोलेंगे सीपीसी होने पर वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी। आ रही बात समझ में? अगर सीपीसी को फॉलो किया तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी। अगर सीपीसी ही नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हम बोल देंगे वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। दोबारा सुनो, अगर स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तब तो दो पॉसिबिलिटी है कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो हम सीधा बोल देंगे वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे देखते हैं? तो सर 4n + 2 पाई रूल से देखते हैं, हकल रूल से देखते हैं। 4n + 2 पाई, आ रही बात समझ में? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। वैसे मैं इनसे देखता ही नहीं हूं, मैं तो देख लेता हूं ओड पाई बॉन्ड से। चलो इससे भी देख लेंगे वैसे। और यहां हम देखें 4n पाई इलेक्ट्रॉन से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से। चलो समझो, सबसे पहले हम देखेंगे सीपीसी। क्या देखेंगे? सीपीसी, साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या इसमें साइक्लिक है? हाँ सर साइक्लिक है, पूरा कंपाउंड ही साइक्लिक ही दे रखे आपने। तो पहला तो भूल जाओ। प्लेनर है सर, अगर सारे कार्बन sp2 है तो प्लेनर तो होगा ही सर। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो सर हाँ इसमें भी देखो लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। हाँ सर जा रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है ना? तो ध्यान देना, अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और हकल रूल फॉलो कर रहा है, हकल रूल के लिए हम बोलेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हम बोलेंगे 2 2 4 और 2 6। हाँ सर n मतलब n बराबर अगर मैंने 2 लिया, n बराबर मैंने 1 लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ सर ये आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा एरोमेटिक है। सेम केस यहां पर भी, ये भी हमारा एरोमेटिक है। सर यहां तो 2 लोन पेयर है ना भैया, 2 लोन पेयर में से एक ही तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा उसे ही हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा उसी को ही हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो ये भी हमारा जो है एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी सेम केस है, ये भी हमारा एरोमेटिक है। ये वाला सर नेगेटिव चार्ज है ना, ध्यान दो नेगेटिव चार्ज है। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन से, ये भी हमारा एरोमेटिक है। आ रही बात समझ में? अच्छा आगे बात करते हैं। ये तो यहां पर देखो पाई सिंगल लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। हाँ सर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 और एक लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है ना, एक पाई बॉन्ड की तरह माना जाएगा। तो 2 2 4 2 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सर ये भी हमारा एरोमेटिक है। ये चारों के 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों एरोमेटिक है। आ रही बात समझ में? एरोमेटिक लिख देना इनके नीचे, एरोमेटिक 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 और एरोमेटिक। आगे बात करते हैं, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है क्या ये एरोमेटिक है? सर ऐसे देखने से समझ में ही नहीं आ रहा, तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, इनके बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? इससे भी रुक जाओ, थोड़ी देर पढ़ेंगे इसे। इसकी बात करते हैं सर, पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई सिंगल। हाँ सर कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो सर 2 और 2 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो है ना ये दोनों पॉजिटिव है, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 और 2 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर 4 है तो 4n इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, समझ में आता है। आगे बात करते हैं, ये जो है हमारा, इसमें ध्यान दो, बिना लोन पेयर के भी, ये जो लोन पेयर है ना, इस बिना लोन पेयर के भी रेजोनेंस हो पा रहा है। देखो पाई सिंगल पाई, बिना लोन पेयर के पार्टिसिपेट किए भी रेजोनेंस हो पा रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो पा रहा है। तो इन लोन पेयर को अपन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं मानेंगे। केवल रेजोनेंस और किन के बीच में रहा है? डबल बॉन्ड्स के बीच में। लोन पेयर जो है नाइट्रोजन की जेब में रखा हुआ है, वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? हो जाएगा यहां पर 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हम बोलेंगे ये हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक है। यहां पर बोलेंगे 2 और 2 4, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक,
ये क्या हो जाएगा 2 और 2 4, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एंटी एरोमेटिक। हरी बात समझ में? ये दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक है, वो वाला अभी अपन देखेंगे डिटेल में। आगे आ जाओ यहां पर, क्या यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? सर नहीं है, पाई सिंगल सिंगल फिर पाई, मतलब अल्टरनेट में पाई बॉन्ड्स आने चाहिए, अल्टरनेट में चार्ज आने चाहिए। यहां तो क्या रहा है पाई सिंगल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं इसके बारे में भी। अच्छा अब ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन से, इनको साथ में समझते हैं। ध्यान देना, यहां से देख के हमें समझ में नहीं आ रहा कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि ये पाई बॉन्ड यहां पर, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ध्यान से समझो, अगर मैं इसको इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करूं कि यहां पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, जो मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको थोड़ा बड़ा करके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड किसी एक तरीके से तो ब्रेक कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया पॉजिटिव में और इधर नेगेटिव में, मतलब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड जो आया हुआ था ना यहां पर, ये जो डबल बॉन्ड आया हुआ था इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने इधर शिफ्ट करवा दिए। अरे बात समझ में? जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहां नेगेटिव आया और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है, अब ये वाली रिंग देखो, ये वाली रिंग पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल भी फॉलो कर रही है। एन बराबर 0 लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से तो एरोमेटिक हो जाएगा। सर हकल रूल को फॉलो कर रही है, ये रिंग तो एरोमेटिक हो गई। ये देखो 2 2 4 2 6, सर ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें, ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें उनके आयंस जो है, उनके आयंस एरोमेटिक हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है और इसे नॉर्मली हम एरोमेटिक भी बोलेंगे। समझ में आता है? अच्छे से बना लो जल्दी से। तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक किया सर, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव बना तो दोनों के दोनों एरोमेटिक रिंग हो पा रही है, ये हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। क्लियर? अच्छे से आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है और हमें पता है सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना वो हमेशा ऐसे ही ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो समझो, अगर मैंने बोला ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। अरे बात समझ में? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो रिंग बन रही है, रिंग पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, सही है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है सरी, साइक्लिक है सरी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हकल रूल भी फॉलो कर रही है, तो ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी जो हमारा एरोमेटिक है। हरी बात समझ में? आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने इसके बॉन्ड्स ब्रेक किया तो सर यहां आएगा पॉजिटिव और यहां आएगा नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव आया तो देखो 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सर ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी से सोचना चाहिए आपको। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, है ना। इन सब के नाम भी, कुछ कुछ के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोल बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं, थायोफिन बोलते हैं, नाम भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन हो जाएगा ये। तो ये सब हमारे पास थे। एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो कंपाउंड है, अगर कोई आपको बोले इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में, है ना, दोनों में से पूछा जाए कौन पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो हम जानते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं? पोलर डिजोल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर। सर दोनों के दोनों ही पोलर हैं, लेकिन कौन ज्यादा पोलर है? सर ये वाला जैसे ही पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है नेगेटिव और ये आता है पॉजिटिव, ये एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई केस नहीं बन पाता। अरे बात समझ में? इसलिए सर ये वाला जो कंपाउंड होता है ये अपना बॉन्ड को ब्रेक करके
ये अपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव पॉजिटिव में प्रेजेंट रहता है, ज्यादा अच्छे से पोलर हो पाता है। यहां पर तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव रह पाता है, ये ज्यादा अच्छा पोलर है, ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी होगा क्योंकि पोलर कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है इसके ऊपर। दूसरी बात, पानी में ज्यादा सोल्यूबल भी होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर है तो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा, हो जाएगा ये। इन दोनों में सोल्युबिलिटी की बात की जाए, इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। चलो ये तो हो गया हमारे पास सारे कंपाउंड्स के बारे में, ये हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझा। आगे बढ़ते हैं एक दो और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है इफ द गिवन कंपाउंड इज प्लेनर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। तो ध्यान देना, बोरोन जो हमें दिया हुआ है, बोरोन क्या दिया हुआ है, बोरोन के ऊपर सर ये पूरी रिंग दे रखी है और बोरोन दिया हुआ है। जब कभी भी बोरोन दिया जाए तो ध्यान से समझना, बोरोन अगर बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा यार बहुत अच्छे से, जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, पता है? नहीं तो फिर केमिकल बॉन्डिंग से बताना पड़ेगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि बोरोन के पास जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब यहां पर सर एक वेकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है। आ रही की बात समझ में? और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोरोन दिखे ना, उसे आप कार्बन पॉजिटिव से रिप्लेस कर दोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, कोई ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी। ध्यान देना, बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है और वेकेंट ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान देना, पाई सिंगल वेकेंट सिंगल पाई सिंगल, सर यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो पा रहा है। अरे बात समझ में? तुम चाहो तो बोरोन को कार्बन पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, यहां पर तुम सी पॉजिटिव लिख दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। अरे बात समझ में? तो यहां पर हम बोलेंगे सर बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो हो पा रहा है, और बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन, सर जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है ना तो ये 1 ये 2 और ये 3, टोटल 3 बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बोरोन प्रेजेंट है। क्या दिया हुआ देखा, द बोरोन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, द बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सही बात है। द p ऑर्बिटल कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गलत भाई, वेकेंट ऑर्बिटल के, इसका जो बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल ये होता है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p। कैसे होता है चलो वो भी समझ लो यार, काफी बच्चों को शायद दिक्कत आती हो तो समझ लो। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5, 1s2 2s2 2p1, ऐसे होगा 2p1। हम बात करेंगे बोरोन के पास, ये हो जाएगा 2s ऑर्बिटल और ये हो जाएगा 2p ऑर्बिटल, 2s 2p। जब बोरोन को, अभी ध्यान दो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट, जब बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं तो अपना वो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड करके यहां पर भेज देता है और इसे हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और जब बोरोन के पास 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है। वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p वाला, बात समझ में आ रही है अच्छे से, ये वेकेंट ऑर्बिटल होता है 2p वाला। तो क्या मुझे बताओ, ये जो ऑर्बिटल 2p वाला बचा हुआ था उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं सर कोई लोन पेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द बोरोन इज sp2, ये गलत है, द बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गलत। सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल था ना भाई, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 कैसे आई सर, इन तीनों को मिला के, एक s और 2 p को, इस वेकेंट ऑर्बिटल ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे सर, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये वेकेंट ऑर्बिटल जो प्योर p ऑर्बिटल है, तो बताओ sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वेकेंट, गलत बात, गलत बात। द बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड p ऑर्बिटल इज वेकेंट, ये एकदम सही करेक्ट ऑप्शन है। बोरोन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल था ये वाला, ये प्योर p ऑर्बिटल था, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अरे बात समझ में, चलो बना लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। कोई तुमसे पूछे क्या कंपाउंड एरोमेटिक है, हाँ डेफिनेटली कंपाउंड एरोमेटिक है। अरे बात समझ में, इसमें रेजोनेंस हो पाएगा। तो हमारे पास हो गया बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कंपाउंड, ये जो p ऑर्बिटल है ये वेकेंट है,
हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन हाइड्रोजन CH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। जल्दी से, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है। जल्दी से, क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है? बनाओ जल्दी से। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। चलो मैं समझाता हूं आपको क्या आंसर आएगा। मैक्सिमम बच्चों का वैसे आंसर आ गया होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। हमें बताना है कि यहां पर कौन से, जो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होना है। तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, या फिर ये CH3 या फिर ये CH3 हटेगा। कौन सी चीज हटने वाली है और माइग्रेट होने वाली है? तो हमें पता है सर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और बाद में अगर ये इधर, ध्यान से समझो, अगर कार्बोकेटाइन इधर जाता तब तो पॉजिटिव यहां आता, तब हम बोलते कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, है ना। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं बात करूं ये कार्बोकेटाइन इधर आता है यहां पर, तो उसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि बैक बॉन्डिंग करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। आ रही की बात समझ में? मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर ही आना चाहेगा। बात समझ में आती है? अब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा बैक बॉन्डिंग के लिए, तो इन दोनों में से, हाइड्रोजन में से और मिथाइल में से कौन माइग्रेट करेगा? सर वो माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो आपको पता होगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, फिर हम बोलते हैं 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, और सबसे कम माइग्रेशन जो होता है वो होता है मिथाइल का। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब कभी भी बैक बॉन्डिंग वाला केस आ रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ रही है, हम वहां पर देखेंगे माइग्रेटिंग ऑर्डर। माइग्रेटिंग ऑर्डर से हमें समझ में आ जाएगा सर हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग पावर सबसे फास्ट होता है, फिनाइल उससे कम होता है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा सर, ये वाली जो हाइड्रोजन है, सेकेंड कार्बन की जो हाइड्रोजन है, वो माइग्रेट करेगी, वो तो आ जाएगी यहां पर और पॉजिटिव चल जाएगा वहां पर, ताकि उसकी बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं आफ्टर माइग्रेशन क्या बनेगा, तो सर ये बनेगा CH3, यहां पर OH, इसके पास लोन पेयर है, और हमारे पास बनेगा यहां पर कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन CH3 एज इट इज, और यहां पर हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आता है? ये अच्छे से बना लो इसे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा C2 वाला जो हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन एट C2, आंसर आ जाएगा D। बना दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 इजी था, लेकिन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा, कितने हाइड्रोजन एटम्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें बताना है। तो चलो ध्यान से समझेंगे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सर, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, sp2 वाले कार्बन के बाजू में जितने भी कार्बन होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, उनकी हाइड्रोजन को हम बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। हरी बात समझ में? तो ध्यान देना, पॉजिटिव जो चार्ज है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इस sp2 के पास में सर ये भी है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी है अल्फा कार्बन। समझ में आती है? इसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 2, यहां पर कितनी है, 2, नहीं सॉरी, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा 3 + 2, यहां पर कितने हाइड्रोजन है सर, 3 बॉन्ड बना रखे ना कार्बन ने, 1 हाइड्रोजन बची हुई है, 1 हाइड्रोजन प्लस इस डबल बॉन्ड के हिसाब से भी देखो, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है। ध्यान से समझना, फ्री रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, इनके बाजू वाले कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन होती है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आपको पूरे स्ट्रक्चर में बताना है। बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली जोड़ के आंसर दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको डबल बॉन्ड के पास वाली हाइड्रोजन को भी देखना है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास
ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बना रखे ना, तो 1 हाइड्रोजन बची होंगी, वो ये वाली। हमारे पास हो जाएगा 3 2 5 6 और 3 9, टोटल 9 हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, फिर 2, फिर 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने जितने भी देखे ना भाई, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो है इंप्रूव होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम जीओसी का करने वाले हैं, ये मान के चलो उसमें आप बेसिक से एक अच्छे लेवल के ऊपर जाने वाले हो। बहुत अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन वहां पर देखेंगे, और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, कौन सी रिएक्शन फिजिबल हो पाएगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी, वो सारी रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मिलते हैं। जय भारत।